चला जाओ ध्यान से समझो। इकोनॉमिक्स हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स, वो कल आओगे ना क्लास, सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास होगी कल। और इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले, क्लास नंबर बता दो कौन सी है हमारी, पक्की बात। तो हम क्या पढ़ लेते पहले, हम लास्ट वाली क्लास में पढ़ लेते बजट क्या हो, बजट क्या हो, बजट कितना जरूरी हो, और बजट बनाते वक्त जो भारत सरकार हो ना, वह कौन कौन सी चीज में क्यों ध्यान में रखती है, और बजट जो शब्द है ना उसका उल्लेख कहाँ किया गया, भारतीय संविधान के अंदर ना जो बजट शब्द, उसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण इस्तेमाल किया गया। समझ में आ बात है, जो बजट शब्द नहीं, बजट शब्द, बजट शब्द, इसे ना हम एक साल का लेखा जोखा कहते हैं। एक साल का लेखा जोखा वही बजट हो। बजट सब बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, तुम भी बनाते हो, सरकारी बनाती है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग हो। समझ में आ बात, आप जिस तरह बजट बनाते हो, आपका बजट बनाने का तरीका अलग और मेरा बिल्कुल अलग है। मैं अपने खर्चों को ध्यान में रखते बजट बनाता हूँ, क्योंकि मैं सरकार हूँ। समझ, मान लेते हैं मैं सरकार हूँ, आप आम जनता हो। आपका बजट बनाने का तरीका होगा, पहले आप अपनी इनकम देखोगे, जितनी इनकम होगी इतना खर्च करोगे। ऐसा समझना, इसे कहते हैं जितनी चादर हो इतने पैर पसारने चाहिए। समझ में आया बात है, ये आप करते हो, भारत सरकार नहीं ऐसा करती। भारत सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ग्रोथ रेट को ध्यान में रखती है। जो ग्रोथ रेट हो ना, उसे बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। सारा काम उसके लिए एक ही चीज जरूरी होगी, आर्थिक समृद्धि। तो जो बजट हो ना, एक साल का लेखा जोखा हो, एक साल का क्या हो, लेखा जोखा, एक साल का लेखा जोखा, ठीक। तो एक साल का जो लेखा जोखा हो उसे बजट बजट बोलते हैं। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद, अनुच्छेद बता कौन सा, अनुच्छेद 112, इसके अंदर इसका जिक्र किया गया और एक शब्द इस्तेमाल किया गया इसके अंदर, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। और जो एक इंपॉर्टेंट बात और, भारतीय संविधान के अंदर तो ये बात इस्तेमाल की गई, ठीक, जो आय और जो व्यय हो ना उसका लेखा जोखा ही बजट कहलाता। बजट बहुत जरूरी हो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो बजट है ना, सुन लो, तो जो बजट है, तो आपका हमारा बजट बिल्कुल एकदम अलग। जो बजट है, बजट भारत का जो वित्तीय वर्ष हो, भारत का जो वित्तीय वर्ष हो, वो ना पहले अप्रैल के थर्ड वीक तक इस्तेमाल हो, 1 अप्रैल तक स्टार्ट होता था और 31 मार्च तक चलता था। अब भी यही है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल हो ना, वित्तीय वर्ष समझ लो। जो भारत का वित्तीय वर्ष हो, वित्तीय वर्ष जहाँ पैसा खर्च हो, वित्तीय वर्ष। तो जो भारत का वित्तीय वर्ष हो वो कब से कब तक हो, 1 अप्रैल से लेकर, आया समझ में, कब से हो, 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। और जो बजट हो ना, बजट, बजट कब पेश हो, जो बजट हो पहले, जो बजट, बजट पता पेश कब हो, बजट पेश हो कब, बताओ बजट पेश कब हो, 1 फरवरी को बजट पेश हो। ऐसा कब से करा गया, ऐसा करा मोदी सरकार ने 2017-18 से कर दिया। कब से कर दिया, 2017-18 से। 1 फरवरी को बजट पेश करना, उसकी डेट निर्धारित कर दी गई। जो बजट होगा ना 1 फरवरी को पेश होगा, जो बजट होगा 1 फरवरी को पेश होगा। और पेश करने का तरीका क्या होगा, पेश करने के लिए ना जो मंत्रालय होंगे और जो विभिन्न मंत्रालय होंगे उनका आंकड़े निकाले जाएंगे। 1 फरवरी को जो हमारी वित्त मंत्री होगी वे आएंगी और देंगी भाषण। समझ में आ बात है, बजट कैसे बना जाता तो कैसे प्रक्रिया हो, मैंने पिछले वाले क्लास में समझाया था। अब बजट पेश कर दिया जाएगा। जब बजट पेश करना होगा ना, तो बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा लेनी होगी। ध्यान रखना अच्छे से, यहाँ से पॉइंट निकालता यूपीएससी बहुत स्मार्ट है, ये सब चीजें पूछता। जो मैं लाइन बोलता हूँ ना, वही समझो क्वेश्चन के, यूपीएससी क्वेश्चन हुआ हमारा। बजट पेश करने से पहले ना राष्ट्रपति की अनुशंसा लेनी पड़ती है, जरूरी अनिवार्य है, याद रखना बात। या अनुशंसा लेनी पड़ती है। अनुशंसा लेने के बाद ना जो बजट वो वित्त मंत्री होगी उस बजट को पेश करती है, 1-1.5 घंटे का भाषण देती है। आया समझ में, 1-1.5-2 घंटे का भाषण देती है, अच्छे वाला तगड़ा तगड़ा भाषण देती है, सब बताती है यहाँ यहाँ से इतना पैसा मैनेज करा, यहाँ यहाँ इतना पैसा खर्च करने वाले। समझ में बात आती है। वह फिर आना वो जो बजट हो वो लोकसभा में पास होगा। क्या होगा, पास। उसे हम जिस बिल के नाम से जानते हैं उसे बोलते हैं धन विधेयक, धन विधेयक। एक विनियोग विधेयक हो, विनियोग विधेयक, जो धन बिल होगा पास होने के बाद यहाँ से ये जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा को हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे, रोक नहीं सकते इस पर, और अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है। और रिकमेंडेशन ना लोकसभा के लिए अनिवार्य, सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। जो रिकमेंडेशन अपनी सलाह दे सकती है, सलाह अनिवार्य नहीं होगी, साइन करने ही पड़ेंगे उन्हें। समझ में आया बात या, ठीक। विचार विमर्श दे सकते हैं, उनकी मानना अनिवार्य नहीं, क्योंकि लोकसभा धन किसका, जनता का। जनता कौन है, लोकसभा। समझ में आया बात या, क्योंकि जिनका निर्वाचन डायरेक्ट हुआ। समझ में आया बात है, ये सब बातें पता होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल साइड है इसका, बजट का मैं तुम्हें संवैधानिक प्रावधान पढ़ा रहा हूँ। बजट के संवैधानिक प्रावधान, संविधान में उसके बारे में क्या क्या जिक्र कर रखा है, कैसे कैसे पास होगा, जो बिल होगा कैसे जाएगा, धन विधेयक कैसे पास। और धन विधेयक पढ़ाने के संदर्भ में मैंने तो पॉलिटी में सब कुछ बताया था कि धन विधेयक पास कैसे होते हैं। और वहां ना फिर जो लोकसभा उसके अंदर 2/3 का आंकड़ा बहुमत पास होता नहीं होता, साधारण बहुमत पास होता नहीं होता, ये सब समझा रखा मैंने। तो समझ में आया बात।
बस इतनी बात बता दो समझ में आई। बजट कब पे पेश हो? 1 फरवरी को। लेकिन पता क्या हो, जो बजट ये छोटे छोटे पॉइंट है। जो बजट 1 फरवरी को पेश होगा, 1 फरवरी को पेश होने के बाद इसे हम बजट सत्र के नाम से जानते हैं, जो संसद के अंदर चलता होगा। अब क्या होगा? अब ये होगा, पहले पता क्या होता था, एक होता था रेल बजट। रेल बजट, और ये रेल बजट है ना, ये भी 2017-18 से ना हमने मर्ज कर दिया इसी के अंदर। पहले अलग तरीके से पेश होता था, जो 2017-18 के बाद ना 2017-18 का बजट पेश करा था हमने। रेल बजट और जो हमारा साधारण बजट हो ना, उन दोनों को मिलाकर मर्ज करके एक साथ पेश करा था हमने। समझ में आया? उससे पहले रेल बजट अलग पेश होता था, वैसा अलग पेश होता था बजट। इतनी बात बता दो। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये पीसीएस में काम आते हैं, छोटे छोटे पेपरों में काम आते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? मोदी सरकार ने सब काम कर दिया। उसके बाद अब तो थैला ही बदल दिया ना, बैग लेकर आते हैं, कहते अंग्रेजों को प्रथा, इसे लेकर नाम जा अलग प्रोफेशन चीज अपनाओ। हम अंग्रेजों की जितनी प्रथा ना, ऐसे समझ में, उन्होंने प्रथा नहीं नाम रखा है, कुप्रथा नाम रखा है, सब त्याग देंगे। ऐसे समझ में, जो अंग्रेजों को अंग्रेजी चीज हमारे पास कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा अंग्रेजी भी त्याग दो, पूरा हिंदी में दो ना भाषण, क्यों टपर टपर करती है इंग्लिश में? समझ में आ बात है? इसमें तो क्यों क्या दिक्कत हो रही? शुद्ध हिंदी में बोल लो। देखो हम यहाँ इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, यहाँ से लाएंगे, 1.5 घंटे भाषण अंग्रेजी में खड़ी हो। अंग्रेजी कहाँ था? यहाँ था अंग्रेजी। अंग्रेजी तो वहां से आई, तो सभी त्याग वहां खड़े होगी, क्योंकि इंग्लिश में भाषण तैयार है, लोगों के सिर पर गुजारा। बता आज हिंदी में कि मैं तुम्हारा इतना बेवकूफ बना रही, इतना पैसा वहां से लेकर आऊंगी। क्यों नहीं बताते? सही बात है, नहीं बात है? 2017-18 का जो बजट पेश हुआ था, वैसे ही पेश हुआ था। तुम बता जो पहला बजट है, सबसे पहला जो बजट था, वो किसने पेश करा था? सबसे पहला बजट, और कब हुआ था? 1948 में पेश हुआ था, 47 में। क्या नाम था उसका? शेख सरमुख शेट्टी। शेख सरमुख शेट्टी, ये होगा उनका नाम। इन्होंने पेश करा था, वित्त मंत्री थे भारत के पहले। समझ में आ बात है? इन्होंने पेश करा था सबसे पहला बजट। अच्छा, भारत में जो बजट है सबसे पहली बार किसके काल में पेश हुआ था? हाँ, किसके समय में पहली बार? अंग्रेजों के टाइम की बात बता रहा हूँ। हाँ, जेम्स विल्सन। 1860 में पहली बार बजट पेश हुआ था भारत के अंदर, जेम्स विल्सन के समय में। चेक कर लो एक बार, जेम्स विल्सन। ठीक, ये सब बातें बतानी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं ये, तो छोटी छोटी बातें जो बतानी चाहिए, एक नागरिक को बतानी चाहिए, सामान्य नागरिक। ठीक, यूपीएससी का काम का नहीं है कुछ भी इसमें, डोंट वरी। यूपीएससी क्या काम का? यूपीएससी में काम का बजट हो, जो बजट बनाते वक्त सरकार कौन सी चीज को ध्यान में रखती है, यो काम का। अब आ जाओ, समझ में आई बात है? जो बजट बनाएगी सरकार, बजट बनाते वक्त कौन सी चीज ध्यान में रखती होगी? नंबर फर्स्ट, सुनो सरकार, आ जाओ। तुम सरकार हो? जी हाँ, मैं सरकार हूँ। अच्छा, इन नियमों के तहत तुम काम करना? जी, काम करना। अच्छा, सबसे पहले क्या ध्यान में रखोगे? क्या ध्यान में रखना होगा? देखो, क्या ध्यान में रखोगे? ध्यान में रखोगे, कॉपी में तो नोट्स बनाओ तुम। नंबर फर्स्ट क्या करोगे? ग्रोथ रेट ध्यान रखोगे, ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि, जीडीपी ध्यान में रखोगे, जीडीपी ध्यान में रखोगे, जीडीपी ग्रोथ रेट ध्यान में रखोगे, आर्थिक समृद्धि ध्यान में रखोगे। यूपीएससी ने 2020 में सवाल पूछ रखा है, पता क्या पूछ रखा है? किसी जमाने में 1991 से पहले मेंस का सवाल, 1991 से पहले हमारी जो ग्रोथ रेट थी, आर्थिक समृद्धि दर थी, वो 3% हुआ करती थी, कम हुआ करती थी। आज वर्तमान समय में जो हमारी ना जो जीडीपी, वो लगातार बढ़ती चली जा रही। समझ आई बात है? 8-9% की ग्रोथ पा गए हम तो बहुत तरक्की कर रहे हैं यार। अच्छा, लेकिन हम तरक्की करते करते क्या जो अपनी जीडीपी को, जो हमारी जो जीडीपी आर्थिक समृद्धि तो दर तो है हमारे यहाँ, इसे ना समावेशी आर्थिक समृद्धि दर कैसे बनाया जा सके? समावेशी समझ गए? इसका मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे कैसे बनाया जा रखा जा सके, ये संसाधन उनके लिए कैसे बचे रहेंगे। आज मन तुम्हारे पास जल है, तुम्हारे पास ये ट्रेन है, बिजली है, इन्हें कैसे बचा कर रखोगे? कोयला तो एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर बिजली कैसे बनाओगे? अगली जनरेशन तो अंधेरे में जीगी ना। समझ में आ बात? यार, पानी निकाल रहे तुम, सबके घर में समय लगाया तुम ना, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो तुम, देश का जीडीपी बढ़ा रहे हो तुम संसाधन यूज कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तुम। आज तो तुम उपकरण बना के यूज कर रहे हैं, बैटरी निकाल कर। जब बैटरी के अंदर जो तत्व हो, आज समझ जिस सिलिकॉन, जब वही खत्म हो जाएगा तो बैटरी कहां से लाओगे? यूपीएससी पूछ रहा है, ऐसे यानी ये तो सवाल पूछा सुन नुगरा, आर्थिक समृद्धि दर नहीं, समावेशी आर्थिक समृद्धि दर की बात करो। आर्थिक समृद्धि दर भले ही 8-9% बढ़ रही हो, तो बताओ ना फिर हम
ये बताओ हम कि समावेशी आर्थिक समृद्धि दर की बात क्यों नहीं करते आप? समझ में आ बात है? तू पूछता सवाल में पेपर में, ठीक। अब बताया, और एक सवाल क्या पूछा हुआ, एक सवाल पूछा हुआ जो भारत का संभावित जो सकल घरेलू उत्पाद हो, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं सर, जो जीडीपी हो, तो जीडीपी बढ़ाने, जीडीपी देश का क्यों नहीं बढ़ना चाह, क्यों नहीं बढ़ पा रहा, उसके कारक कौन कौन से, क्या कारक हैं जो देश की जीडीपी बढ़ने नहीं दे रहे? समझ में आई बात? या वे कौन कौन से कारक, उन संभावित कारकों की चर्चा करनी है जो जीडीपी के बढ़ने को रोकते हैं। तो तुम्हें खुद ही सोचना ऐसी क्या चीज है जो वे सपने जो भारत को सोने नहीं देते, ऐसा समझ, कहां कहां समस्या, ये भारत का जीडीपी नहीं बढ़ने देते, ये कौन कौन से कारण मौजूद है, ठीक, कि भारत का जीडीपी क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्यों? क्योंकि आम आदमी भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, बहुत सारे कारक, अनेक अनेक कारक, कहीं धार्मिक कारक, कहीं सांस्कृतिक कारक, कहीं राजनीतिक कारक, कहीं आर्थिक कारक, है नहीं समझ में, बहुत सारे कारक। तुम्हारे अंदर यूपीएससी वाला बंदा क्यों नहीं आ पाया अब तक भी तैयारी करते करते? कितने कारक है, बहुत सारे कारक। नंबर फर्स्ट, तुम ना अपनी पढ़ाई के अंदर रेगुलर नहीं, तत्पर नहीं हो, पहला कारक। दूसरा कारक, तुम्हारा एक्सटर्नल फैक्टर पर ध्यान चला गया। तीसरा कारक, चौथा तुम्हारी एज खतरनाक। पांचवा कारक, चौथा पांचवा पांचवा कारक क्या है, सुनो ध्यान लगाकर, पांचवा कारक क्या है, तुम एक जगह स्टेबल नहीं रह पाते, बिल्कुल भी फोकस नहीं लगा पाते, आउट ऑफ फोकस चला जा रहा। समझ में आई बात है? कितने कारक होगी, इसलिए नहीं यूपीएससी वाला बंदा तुम्हारे अंदर नजर आ रहा। क्यों नहीं आ रहा यूपीएससी वाला बंदा? इसलिए तुम्हारे अंदर यूपीएससी वाला बंदा नजर नहीं आ रहा। समझ में आया बात? है उसके अंदर तो लगन हो, अलग ही दिखाई दे, हो एक नंबर का हो, ये यूपीएससी वाले बंदे की खास बात हो। समझ में आया बात? है तू क्यों नहीं समझ पा रहे तुम एग्जाम को? क्योंकि तुम मेरे से क्वेश्चन नहीं देख रहे। क्वेश्चन क्यों नहीं देख रहे तुम? क्योंकि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। समझ, इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा? तुम माहौल आसपास ऐसे क्रिएट नहीं कर रहे, तो बहुत सारे कारक काम कर रहे हैं। समझ में आया बात? या ठीक, मैंने पहले ही क्या रखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ग्रंथ 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 वो ग्रंथ क्या है वो? अच्छा, तो यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा, वे कौन कौन से कारक जो जीडीपी बढ़ाने में, समझ आई बात, जीडीपी को बढ़ने से रोक रहे, भारत की आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ने से रोक रहे, वे कौन कौन से कारक, आया समझ में? तो जहां भी तुम लग जाना जी भाई जी यही समस्या, तो आप कहोगे हाँ जी यही समस्या, यही वे कारक जो भारत की जीडीपी को बढ़ने से रोक रहे, बता दोगे? आया समझ? तुम बताओ ऐसी क्या चीज तुम्हारे सामने समस्या, जो तुम्हें लग रहा कि भारत के अंदर इस टाइम प्रेजेंट टाइम में समस्या, इन प्रेजेंट टाइम क्या समस्या भारत में? महंगाई, महंगाई क्या होगा? महंगाई तो जीडीपी नहीं बढ़ पाने का, महंगाई कारण हाँ। अच्छा चलो, एक कारक होगा, बेरोजगारी का आलम छा रहा चारों तरफ, प्राकृतिक आपदाएं, शाबाश वेरी गुड, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी जीडीपी बढ़ पाता। दिमाग तो बहुत हो बच्चों के अंदर, ऐसे समझ। और बताओ कौन से सपने जो भारत को सोने नहीं देते? शिक्षा की खराब गुणवत्ता, हाँ, एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप होना हमारे यहाँ का, आर्थिक संसाधनों का अभाव हो, ऐसे समझ में, किसी के पास मोबाइल फोन ही नहीं है, समझ नहीं, मोबाइल फोन है तो उसमें रिचार्ज नहीं है, भ्रष्टाचार, इधर देख लो भ्रष्टाचार, आर्थिक आर्थिक समृद्धि दर, इसे ध्यान में रखती होगी सरकार, गवर्नमेंट को कह दिया गया पहले ही 8% आर्थिक समृद्धि दर चाहिए। अच्छा 8% आर्थिक समृद्धि दर चाहिए, अच्छा तो तुम पैसा मैनेज करके लेके आओगे, तो देखो यहाँ क्या ध्यान में रखोगे, आर्थिक समृद्धि, भारत सरकार जब भी अपना बजट बनाती होगी तो उनका बजट बनाने का तरीका आपसे और हमसे बिल्कुल अलग होगा। वो जीडीपी ग्रोथ रेट को हमेशा ध्यान में रखती होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट उनके लिए बहुत मायने रखती होगी। मान लो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, कल लास्ट वाली क्लास में तुम्हें एग्जांपल ही दिया था, मैंने कहा हर सरकार ने हर साल अपना बजट बढ़ाती चली गई, बढ़ाती चली गई, बढ़ाती चली गई। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट वाली क्लास में बताया था 2020-21 का बजट कितना था, 2021 का बजट बताइए करें कितना था 2021 का, बता, 34 लाख करोड़ रुपए। और जो 22-23 का बजट आया ना, 22-23 का बजट आया, वो कितना आया, वो कितना आया, 39 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 39 लाख करोड़ रुपए ग्रोथ हुई, लगभग 13.2% के आसपास ग्रोथ हुई इसमें। इसका मतलब सरकार ने ग्रोथ को ध्यान में रखा हुआ, सरकार ने साफ कहा हमने तुम्हारे ऊपर 39 लाख करोड़ रुपए के आसपास खर्च करने वाले, लगभग इतने पैसे 2022-23 तक तुम्हारे ऊपर खर्च कर देंगे। 2022-23 का ना जो वित्तीय वर्ष होगा, यानी 2022 का जो 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ होगा और जो 2023 का 31 मार्च शुरू होगा, उसके बीच में पूरे भारत में तुम्हारे ऊपर 39 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाएंगे। तुम जनता हो, ऐसा समझो। हमने पूछा सरकार तो पहले कितने कर रहे थे,
कि पहले 34 लाख कर रहे थे बाबूजी, इस बार क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि हम ग्रोथ रेट को ध्यान में रख रहे हैं। ग्रोथ में सरकार कभी भी ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। सरकार को पहले अपने आप अपनी जगह रख कर देखो, क्या तुम चाहते हो पहले तुम 300 रुपए का सूट पहना करती थी और अब तुम 200 रुपए का सूट पहनो? क्यों? क्योंकि तुम ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। हर इंसान की यही इच्छा, वो आगे बढ़ना चाहता है। सरकार की भी यही इच्छा, वो अपनी छवि नहीं खराब करना चाहती, वो आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए बजट को बढ़ाकर पेश करती है। यानी सरकार ना जो बजट बनाती है, बजट इसलिए बनाएगी ग्रोथ रेट को ध्यान में रखेगी, ऐसे बजट, ठीक। लेकिन हमारा तरीका अलग हो, हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर हमारी हाथ में हमारे इनकम, अगर हमने पिछली बार ना 500 रुपए का सूट पहना था, हो सकता है हमें बिजनेस में घाटा हो जाए, ऐसे बजट, तो इस बार 200 रुपए का भी नहीं खरीदने को मिले। बात सही है, समझ में आया नहीं आया? तो हमारा सरकार का तरीका अलग हो बजट बनाने का। यूं बता दो, सरकार जब बजट बनाती होगी तो कौन सी चीज को ध्यान में रखती होगी? ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि दर, हिंदी के वर्ड सीख लो। आर्थिक समृद्धि दर को क्या कहते हैं? भारत का जीडीपी कितने रेट से बढ़ रहा है, कितने की दर से बढ़ रहा है, वही दर जीडीपी दर, इसे जीडीपी दर भी कह सकते हैं। यही हो जीडीपी दर, आर्थिक समृद्धि दर, जीडीपी दर यही हो, जीडीपी दर, रेट हो, जीडीपी रेट हो, इतने परसेंट का ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत जरूरी, ग्रोथ में कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हर जगह कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ये सुनो। अच्छा, अब सरकार, ये सरकार, अब भारत में तो क्या है, सरकार ही सरकार, ये सरकार, ये गवर्नमेंट, अब ये जो गवर्नमेंट है, ये जरा मुझे ये बात बता दो, ये जो गवर्नमेंट है, समझ में आई बात, इसका काम होगा पैसे को मैनेज करना, ठीक। गवर्नमेंट पता क्या चाहती है? गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, क्या चाहिए? बजट हो क्या, गवर्नमेंट बजट बनाती है, बजट का क्या मतलब हो, तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, इसका मतलब आय, सरकार की आय, ये आय। और दूसरा, पैसा कहाँ जाएगा, पैसा कहाँ, समझ लो, जाएगा, इसे बोलते हैं व्यय। तो सरकार कहाँ कहाँ पैसा खर्च करने वाली, इसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इनकम, इनकम, इसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ऐसे मत, पूरी स्पेलिंग लिखना, गलत मत लिखना बिल्कुल भी, आसान भाषा में लिखा तुम्हारे लिए। सरकार का यही काम हो, पूरे जितना ही तुम बजट पढ़ोगे ना, उसके अंदर दो ही चीज स्टडी करोगे, सरकार पैसा कहाँ से लेकर आ रही, ऐसे मतलब दूसरे नंबर पर सरकार पैसा कहाँ खर्च करने जा रही, ठीक। अभी मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, मान लो सरकार ने बजट बनाया, अपना बजट बनाया, ठीक। बजट पता कितने का बनाया? सरकार का जो बजट था उसने 39.45 लाख करोड़ रुपए, इसे 100 पैसे मान लो, कितने पैसे मान लिए? सरकार का जो बजट है इस बार 100 पैसे का, 100 पैसे का नहीं है, ये माना ऐसा तुम्हें समझाने के लिए, 100 पैसे का बजट मान लिया। तो सरकार की जो इनकम है ना, ऐसा समझ, सरकार की जो इनकम है, यानी सरकार जो हमारे पास पैसा खर्च करने वाली है ना, ऐसा समझ, जो हमारे ऊपर पैसा खर्च करने वाली, ये 100 रुपए, ये 100 रुपए हमारे ऊपर खर्च करने वाली, 100 पैसे हमारे ऊपर खर्च करने वाली सरकार, ये 100 पैसे हमारे ऊपर खर्च होने हैं इस बार। चलो 100 पैसे हमारे ऊपर खर्च होंगे ही होंगे, अब मुझे 100 पैसे कहीं से आवेंगे भी, अब सर पैसा आएगा कहाँ, यानी सरकार की आय के स्रोत क्या है, आय के स्रोत। अब देखो सरकार पैसा कहाँ कहाँ तलाश सकेगी, 100 रुपए को कैसे मैनेज करेगी, ठीक। अब जो सरकार की जो कमाई है ना, सरकार की आय के स्रोत क्या है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, सरकार की जो आय है उसके स्रोत क्या है, सरकार पैसा ला कहाँ से रही? नंबर फर्स्ट, एक तो सरकार लगाती है टैक्स, टैक्स, एक है नॉन टैक्स, नॉन टैक्स जिसे हम गैर कर, इसे बोलते हैं कर, एक लगाती है गैर कर, गैर कर, समझ रहे हो तुम मेरी बात, क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? सवाल, सरकार हमारे ऊपर एक साल में कितना पैसा खर्च कर रही है इस वित्तीय वर्ष में, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक ना, सरकार ने हमारे ऊपर 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान बनाया कि ये हमारा बजट खर्च करने वाले तुम पर। ग्रोथ रेट हमारा देखो 8-10% है, जितने भी होगा 13%, पिछले साल की अपेक्षा 13.2% के आसपास ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तुम पर। पिछली बार 34 लाख करोड़ रुपए खर्च करे थे। ऐसा बताओ सोनू जी, पिछली बार तुम जो सोने की घड़ी पहनते थे ना, इस बार तुम इलेक्ट्रिकल घड़ी पहन लो, तुम डोंट वरी, समझ में आ बात है, बजट बढ़ेगा तुम्हारा, जाओ सैलरी बढ़ा दी तुम्हारी, समझ में आ बात है, गवर्नमेंट कर्मचारी की सैलरी बढ़ा दी, समझ में आ बात है। सोनू जी, तुम पहले जो जैकेट पहनते थे ना वो 600 रुपए की थी, इस बार जाओ 1200 रुपए जैकेट पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो पैसा कहां से आएगा? अब सवाल है 100 पैसे आएंगे कहां से? सरकार को पता लग गया, सरकार जब भी बजट बनाती होगी आर्थिक समृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए, जीडीपी को ध्यान में रखते हुए अपना बजट बनाती होगी। जब बजट बनाती होगी तो पैसा सोचती है पैसे कहां से आएगा, तो सरकार की जो आय के स्रोत दो हो, एक तो कर, एक गैर कर। और जो टैक्स है ना, कहते हैं टैक्स से सरकार की कमाई, जबरदस्त कमाई है सरकार की।
ऐसा बजट, लेकिन सरकार ने यहाँ से केवल 58 पैसे ही मैनेज कर पाती है। कितने पैसे? 58 पैसे। और यहाँ तक बताइए कितने पैसे? केवल 5 पैसे। कितने? 5 पैसे। लगभग इतने के आसपास सरकार का ये काम है कि सरकार इतने ही पैसे मैनेज कर पाती है, टैक्स तो और नॉन टैक्स तो। अब मुझे बता दो जरा कितने पैसे हो चुके हैं यहाँ तक? 58 और 5 जोड़ो, 8 और 5 13, 63 पैसे। अरे भाई सरकार के पास तो ये 63 पैसे ही आए अब तक। सरकार की कमाई है। सरकार के पैसे जो पैसा आया, सरकार के पास जो पैसा आया, सरकार की कमाई का जो जरिया कर और गैर कर, ये 63 पैसे। क्या सरकार के अंदर टैक्सेशन प्रणाली सही नहीं है? क्या भारत सरकार का टैक्सेशन सिस्टम सही तरह काम नहीं कर पा रहा? यस। क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा था, जो कर भी हमारे दो प्रकार के हों। एक तो जो कर भी हमारे दो प्रकार के हों, एक तो प्रत्यक्ष करो, एक अप्रत्यक्ष करो। जो प्रत्यक्ष करो, जो डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, उसका दायरा बहुत कम है। केवल 4 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल करी। इससे पता चलता सरकार को ना यहाँ मेहनत करने की जरूरत है, और हर बंदे को जो टैक्स के दायरे में नहीं है ना, उसे टैक्स के दायरे में लाना होगा। और इस तरह कर अगर टैक्स के दायरे में आगा तो भारत का प्रत्यक्ष कर बढ़ेगा। अगर प्रत्यक्ष कर बढ़ेगा, सरकार क्या कर रही? देखो, कर दो प्रकार के हूं। एक तो प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स लिखना पूरा, डायरेक्ट टैक्स। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स है ना, जो डायरेक्ट टैक्स है, उसका दायरा सरकार घटा रही, इसका दायरा बढ़ा रही। क्योंकि डायरेक्ट तुम किसी से मांगो, चलो तुमने इनकम कितनी तुम्हारी? 5 लाख रुपए। अच्छा, एक काम करो, 12,500 रुपए खाते में डाल देना। सरकार कहती है 5 लाख रुपए महीने कमाए, 12,500 तुम ये दे दो, फालतू में तुम दे दोगे? तुम ऐसे बोलो, दुकान पर सामान लेने जाओगे, कुरकुरे पैकेट लेने जाओगे, सरकार ने पहले ही ना वो कुरकुरे पैकेट इतना महंगा कर रखा है, उसमें टैक्स उसका इंक्लूड है। जहां बन गया ले लिया तुमसे ही लिया हो, क्योंकि कुरकुरे पैकेट भी तो तुम ही खरीद दोगे। पार्ले जी तुम ही तो खाना हो, बच्चे वाला जो पैकेट है तुम ही तो खाना हो। समझ में आया बात? या सरकार ने पहले ले लिया। तो सरकार के लिए आसान रास्ता क्या है टैक्स का? अप्रत्यक्ष कर। इसलिए सरकार ने जीएसटी लाई। समझ में आया बात? या जीएसटी में सुधार कर दिया, डायरेक्ट टैक्स में सुधार नहीं करा। बदतमीज कहेंगे, ऐसे में गरीब आदमी लूटने में लगे हुए। समझ में आया बात? या बुझा रहा है? तो सरकार को कहां सुधार करने की जरूरत थी? सरकार को ना प्रत्यक्ष कर में सुधार करने की जरूरत है। इसलिए मनमोहन सिंह 2010 में ना डीटीसी भी लेकर आए थे, डायरेक्ट कोड, टैक्स कोड। सुधार हुआ ही नहीं। लेकिन एकदम ना इस सरकार मेरा सम्मान ना करिए, सरकार इस बार आई ना वर्तमान समय में, ये जो सरकार चल रही 2024 में सरकार आई, तो डायरेक्ट टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव करने वाली और डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर आने वाली। डायरेक्ट टैक्स कोड में पता क्या होगा? अधिकांश लोगों को टैक्स के दायरे में रह जाएगा, जो टैक्स के दायरे में आ सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं सरकार को। सरकार के पास नहीं, सरकार की कमाई बहुत कम है यार। सरकार तुम्हारे पर कर रही 100 रुपए खर्च और कमा पा रही केवल 63 पैसे। ये तो समस्या है ना, हकीकत का चार्ट है वो। क्या समझ लो, 39 लाख करोड़ में तो समझ लो, उसका 63% निकालो तुम, ये केवल उसका निकाल लो। तो सरकार को ना फिर जो पैसा, अब बताओ 100 पैसे 100 पैसे तुम्हारे पर खर्च हो रहे हैं, आया समझ में? और 63 पैसे सरकार की कमाई है। घटाई करेगी इसमें, घटाओ इसका कितना बैठेगा? 10 में 3 घटाओगे 7, कितना बैठेगा? 9 में 3 घटाओगे 6, 9 में 3 घटाओ 9 में 6 घटाओगे 3, 37 पैसे सरकार ना बाहर से मैनेज करके लेकर आ रही है। 37 पैसे सरकार बाहर से मैनेज करके लेकर आ रही है। और सरकार ने इस आसान भाषा में ऐसा समझाती है, पाई चार्ट बनाकर, देखो मैं बजट लेकर आई हूँ 39 लाख करोड़ रुपए का, कि अकल के अंधों को ये नहीं दिखाई देता पाई चार्ट के अंदर पाई चार्ट इस तरह का हो। ऐसे समझ कि सरकार के ऊपर कितना कर्जा चढ़ा पड़ा। इस बार और ज्यादा महंगा लेकर आ गई सरकार बाहर से, ये 37 पैसे बाहर से लेकर आ गई सरकार। दो तरीके होंगे, बाहर से लेकर आ गई, अंदर से लेकर आ गई। मैं कहूंगा 37 पैसे का जुगाड़ किस तरह करेगी सरकार? ये सरकार को घाटा हो रहा है। क्यों ना हम अपनी टैक्सेशन प्रणाली को इतना स्मूथ बना ले यार। ये भारत की जो टैक्सेशन प्रणाली है ना, इस जो टैक्सेशन प्रणाली जीएसटी हुआ हमारा, और जो डायरेक्ट टैक्स होगा, प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों में सुधार करने की आवश्यकता। इतना सुधार कर दो, सरकार के लिए आय का लगभग 100% सर्जन कर सकता हो। क्या हमारी जो राजकोषीय नीति उसके अंदर ना इतनी क्षमता नहीं है क्या कि भारत के लिए आय का सर्जन कर सकती हो? उसके अंदर अक्षमता नहीं, जरूरत से ज्यादा क्षमता। वो भारत सरकार के लिए आय का सर्जन भी कर सकती है, आज समझ में, और जरूरत से ज्यादा कमा कर दे सकती है। हम अपना अधिशेष बजट बना सकते हैं, बशर्ते बहुत अधिकांश लोगों को, जो ठेले वाले, जो झुग्गी वाले नहीं, जो बाहर उनके बाहर खड़े हो गए, जो भर भर कर बड़ी मात्रा में, जो मैंने तुम्हें बताया था, बड़ी बड़ी मात्रा में बिजली चला रखा, जिन्हें डायरेक्ट टैक्स दायरे में, जो होटल इंडस्ट्री वाले हैं, ये जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं फालतू में, समझ में बात है, इन्हें सबको लाओ जीएसटी के दायरे में लाओ, फिर देखो इनकी रिटर्न फाइल करवाओ। समझ में आ बात है? जो हमारा बजट होगा फिर अधिशेष बजट होगा। अधिशेष बजट पूरी दुनिया में अच्छा बजट होगा हमारा। वैसे अच्छा नहीं माना जाता जो अधिशेष बजट हो, क्यों नहीं माना जाता? इकोनॉमिक्स का रूल बताऊंगा तुमको। इतनी बात बताओ समझ में आए? क्या भारत सरकार की टैक्सेशन प्रणाली कमजोर है? हाँ, भारत सरकार की टैक्सेशन प्रणाली कमजोर नहीं है, बहुत बहुत कमजोर है। इतनी कमजोर है वो भारत सरकार के लिए आय का सर्जन भी न कर पाई, भारत सरकार के लिए इनकम जनरेट न कर पाई।
तो क्या किया जाना चाहिए? क्या हम सुधार कर सकते हैं? हाँ, यहाँ सुधार करने की आवश्यकता, यहाँ सुधार कर सकते हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं सरकार करती क्या है। ये 37 पैसे जो लेकर आ गई सरकार, ये 37 पैसे कहाँ से लेकर आ गई सरकार? 100 पैसे तुम खर्च करवा रहे सरकार पर और 63 पैसे तुम कमा के दे रहे सरकार को। समझ में आई बात है? कम से कम 90 के आसपास दे, 10 रुपए हाथ फैला लेते, किसी के सामने आएगा? ऐसे अब देखते हैं 37 पैसे का जुगाड़ कहाँ होगा। 37 पैसे का जुगाड़, अब 37 पैसे के जुगाड़ के लिए ना सरकार बता कहाँ जाती है? इस 37 पैसे 63 पैसे सरकार की आय, सरकार ने कमाए 63 पैसे, सरकार ने कमाए 63 पैसे। सरकार को चाहिए कितने पैसे? 37 पैसे। सरकार को घट्टा होगा 37 पैसे का। ऐसा समझ में। अब 37 पैसे को इस मैनेज करने के लिए, 37 पैसे को मैनेज करने के लिए सरकार पता कहाँ जाती है? सरकार के पास 3 तरीके, वर्तमान समय में तरीके बढ़ चुके, वर्तमान समय में इंसान के विकल्प बढ़ चुके। समझ में आया बात? या ठीक, विकल्प, जिस इंसान के विकल्प बढ़ जाए ना, जो कहते हो वो मार्केट में लीड करने वाला होगा। सरकार के पास भी पहले 2 ही विकल्प थे। नंबर फर्स्ट, पहले क्या हुआ करता था? पहले खड़ा रहा करता था आरबीआई। तो 2 तरीके हैं हमारे पास। नंबर फर्स्ट, एक तो बाजार से उधारीकरण और दूसरे नंबर पर डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट आया समझ में? ठीक, नंबर फर्स्ट देखो 2 तरीके 37 पैसे को मैनेज करने के। नंबर फर्स्ट, एक उधारीकरण, उधारीकरण, उधारीकरण इसे बोलते हैं बोरोविंग। इंग्लिश में एक चीज लिखना अच्छे तरीके से, बोरोविंग। और दूसरा तरीका पता क्या है? जो हमारे पास संपत्तियां ना यार, उसे हम बेच सकते हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो हम उधार ले सकते हैं। देखो मेरे पास क्या है, मुझे मेरा बिजनेस था 100 पैसे का, मुझे 100 पैसे खर्च करने थे कहीं। मैंने बिजनेस बनाया 100 पैसे का, क्या मुझे ना 100 पैसे खर्च करने, मैंने इंस्टीट्यूट तैयार कर लिया अपना, 100 पैसे लगाने, मुझे 100 करोड़ लगाने मान लो, ठीक। लेकिन जो मेरे जहाँ तो मेरे पैसे आ रहे थे वहाँ तो मेरे पास 63 पैसे ही आए, तो मुझे कितना घाटा होगा? 37 पैसे का। अब मेरे पास 2 तरीके होंगे। नंबर फर्स्ट, पहला तरीका होगा कि मेरे पास कुछ चीज पड़ी होगी, आया समझ में, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कुछ दिया होगा, आया समझ में, मान लो अतीत काल में, भविष्य में, उसके गिफ्ट बेचूंगा। समझ में आ बात है? दूसरे नंबर, सुन लो ध्यान लगाकर, ठीक, उन्होंने मुझे कपड़े दिए होंगे, उसके सारे कपड़े बेचूंगा लगाकर, नए जोड़े रख के। समझ में आ बात है? रुमाल रखा होगा, एक तरीका हो, एक तो तरीका हो सका, ठीक, बेचूंगा। तो बेचने का मतलब जो दी हुई चीज थी, मेरी चीज थी, ये मेरा अधिकार था, उसका मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट करने का मतलब पता क्या? वो चीज तो है मेरी, मैंने वो चीज किराए पर दे दी। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे गाड़ी दिलाई थी, आया समझ में, जो गाड़ी दिलाई थी ना, और मैंने किराए पे दे दी, किराए पे चला दी पैसा। मैंने कहा 10 साल के लिए ले जाओ, वापस कर दो फिर मेरी गाड़ी। उन्होंने 10 साल का मुझे पैसा दे दिया। एक तरीका हो सका, इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी अपनी संपत्ति को पूर्ण रूप से बेचा नहीं, आज समझ में, इस तरह बेच दिया कि कुछ समय के लिए बेच दिया, वहां तो पैसे मिल गए, वहां उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उस डिसइन्वेस्टमेंट का हिंदी में मतलब है विनिवेश। तो पहला तरीका होगा 63 पैसे में 37 पैसे मैनेज करने मुझे। दूसरे नंबर पर ध्यान से सुनते रहना अच्छे तरीके से, दूसरे नंबर पर ध्यान तो, दूसरे नंबर पर एक तरीका हो सका यार, मेरे पास जो पैसे थे ना, जो और पैसे मुझे कहाँ से मैनेज कर सका, एक तरीका तो हो सका कि मैं जो मेरे पास संपत्ति थी, मेरी एसेट्स थी, उन्हें बेच दूं मैं। ऐसा समझ, जो मैंने जैकेट पहन रखी ना, ऐसा समझ, ये मेरी महबूबा ने दिलाई थी मुझे, जब दिलाई थी तो इसे भी किराए पर दे सकता हूँ मैं, ऐसा समझ, जब किराए महंगे वाली जैकेट है ना, समझ, डिसइन्वेस्टमेंट करता हूँ, कुछ 5-4 साल के लिए दे दे तो क्या दिक्कत हो रहा है? पैसे तो मैनेज करना ही पड़ेगा। मान लो वहां तो 37 पैसे का जुगाड़ करना, देख लो 37 पैसे का जुगाड़ कर, चलो जाओ 37 पैसे का जुगाड़ करना, इसमें तो 20 पैसे का जुगाड़ तो हो चुका, 20 पैसे का। उसके बाद एक तरीका हो चुका, 20 पैसे का जुगाड़ हो चुका, अब बचे कितने? 17 पैसे, ये भी तो कहीं से आने चाहिए, ऐसे बच। तो फिर बता क्या कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा अपने घर वालों को पूछूंगा, मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए। मैंने अपनी माता तो पूछा पैसे चाहिए, पैसे नहीं है, शादी करता नहीं, पैसे घर पर नहीं आता, ऐसे करके ना लड़ाई लुड़ी करके मैंने, समझ में आई बात है, 7 पैसे इन तभी मैनेज कर लिए, बच के 10 पैसे, ये मेरे घर में से मिले मुझे। ये समझ में आया ना तुम? आगे खुद समझ में आ चुका। उसके बाद बच गए कितने पैसे? 10 पैसे। नंबर फर्स्ट, नीचे लगाया बैंक वाली मैडम के पास, आईसीआई वाली के पास, वह जानने वाली थी, 3 साल पहले मुलाकात हुई थी। समझ में, मैंने क्या हाल है, ठीक चाहिए, आओ बैठो चाय वाय पियो। मैंने कहा पैसे चाहिए, मेरी तो आपके लिए जान हाजिर। मैंने जान नहीं, पैसा चाहिए। जान गई भाड़ो। वेरी ठीक, बताओ कितने पैसे चाहिए? मैंने 10 पैसे। वेरी दिमाग खराब होगा, अब मजाक बहुत करते हो। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा, पैसे चाहिए मुझे। ठीक बैठो। अभी कितनी कंपनी? 100 करोड़ की। मैंने कहा 10 करोड़ चाहिए। तो 10 करोड़ बैंक भी नहीं आया। मैंने कहा बड़ी ब्रांच में संपर्क करो, ठीक।
तुम्हें चला गया बाहर पैसे लेने, तो मेरे पास तीन ऑप्शन, देखो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। नंबर फर्स्ट, एक तो मेरे पास ऑप्शन थे 37 पैसे को मैनेज करने के, कितने ऑप्शन थे मेरे पास। नंबर फर्स्ट, एक तो मैंने जो मेरे पास संपत्ति थी, जो मेरे पास संपत्ति थी, मेरी गर्लफ्रेंड के गिफ्ट थे, आया समझ में, मेरे पास जो जैकेट थी उसकी दी हुई, गाड़ी थी उसके पास, मैंने सारे को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, किराए पे छोड़ दी। दिक्कत तो नहीं है, इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा तरीका क्या हो सकता, दूसरा तरीका हो सकता, समझ में आ बात है, जो मेरे पास दूसरा तरीका हो सकता, उधार लूं मैं। उधार तो 2 तरीके से ले सकते उधार, एक तो अपने घर में से ले लो, एक बाहर से ले लो। आया समझ में, 2 तरीके हो उधार, एक तो अपने घर से ले लो। आप अपने घर में से अपनी माता तो उधार ले लिया, मैंने कहा माता जी 7 करोड़ रुपए दे दो, इन्होंने जो भी करके जुगाड़बाजी करके दिया, आया समझ में, ठीक, झोटा बेचा, बुग्गी बेची, सब आराम करके दे दिया, ठीक है। 7 करोड़ रुपए के आसपास बैठ गए इनका साहब, ठीक है। 5 करोड़ झोटा ही था हमारा, ठीक। बात ना करो, 7 करोड़ दे देना उन्होंने घर को। इनकी खास बात ये होती ये ब्याज भी कम लेंगे, ठीक। 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, वो मैडम थी ना जो जानने वाली, उसकी मुलाकात हुई थी पहले, कभी 2-3 साल पहले। उसने कहा ठीक है मैं आपका काम करवा दूंगी, कम दाम पे करवा दूंगी, लेकिन इनसे ज्यादा ब्याज ही ले रहे थे। समझ नहीं बात थी, जो बाहर वाले उनको विश्वास नहीं है ना, चलो ट्रस्टीशिप, इनके साथ लड़ा बिडाई करके काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई, अपने देश के ना। अब देखो भारत सरकार भी कुछ ऐसा ही काम करती है। इस चार्ट को जो समझ चुका है ना, और तुम्हें ये समझ में आएगा भारत सरकार ये 37 पैसे कहाँ से मैनेज करके लेगा, ये 37 पैसे। अब देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, ठीक। उधारीकरण, तो उधारीकरण हो सका, और दूसरा हो सका विनिवेश। विनिवेश, विनिवेश, इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, आया समझ, जो डिसइन्वेस्टमेंट और जो उधारीकरण, उधारीकरण नहीं पता कहाँ। नंबर फर्स्ट, उधारीकरण का एक तरीका होगा, एक पहला तरीका होगा उधारीकरण का, इसे बोलते हैं पहले नंबर पर कि जो घरेलू उद्योग है ना, घर में तो मांग लो अपने पैसा, आया समझ, इसे बोलते हैं मार्केट बोरोविंग। मार्केट बोरोविंग, ये क्या हो मार्केट बोरोविंग, बाजार से उधारीकरण, बाजार से उधारीकरण, उधारीकरण। और दूसरा पता क्या होगा, बैंक से ले लो, फ्रॉम आरबीआई, फ्रॉम आरबीआई, क्योंकि ये तो भारत का सरकार का बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, ऐसे समझ में। भारत सरकार, तो भारत सरकार के पास पहले पता क्या हुआ करता था, भारत सरकार को जब भी पैसे चाहिए थी, आरबीआई को एक बिल जारी करती थी, ऐसे समझ, जिसे हम प्रतिभूति बोलते थे, और जिसे प्रतिभूति सरकार, जो बैंक था वो प्रतिभूति खरीदता था, उसके संपर्क में भारत सरकार को लोन दे देता था, आया समझ में, पल भर के लोन दे देता था, और करोड़ों करोड़ों का लोन देता था। बस इसका मतलब है दूसरी भाषा में, जब भी सरकार को पैसे चाहिए थे, आरबीआई वाले को फोन कर देते, नोट छाप दो, इतने नोट छापे, ऐसे कर देते, ऐसा काम था वो, फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई क्योंकि भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। समझ में आ बात, या तो जब भारत सरकार को पैसे चाहिए होते, उधारीकरण, उधार, यहाँ से भी उधार लिया, देखो बाजार से लेकर आएंगे, उधार लेकर आएंगे, बाजार से लेकर आएंगे, बाहर से लेके जाएंगे मैडम वाली बैंक, मैडम, ऐसे समझ में, फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई का मतलब घर में से ले लो, घर का बैंक। समझ में आई बात है, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका हो सकता है, तीसरा कितने तरीके बताए मैंने, 2 बताए, 3 तरीके। एक तरीका ऐसा हो सका कि मैंने एफडीआई करवा रखी है, उसे तुड़वा लूं, ऐसे समझ में। अब मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे इकट्ठा करके जगह फंड में इस्तेमाल कर रखा है कि वो कई साल बाद लौटाऊंगा, ऐसे समझ, तो लोक निधि के पैसे का इस्तेमाल करना, लोक निधि के पैसे का इस्तेमाल करना, लोक निधि, डिटेल से पढ़ाऊंगा, लोक निधि के पैसा यहां से कर सकते हैं, अब डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सवाल है, अब ये हमारा सिलेबस है, पढ़ना हम, ध्यान से सुनना, अगर हमारा ये सिलेबस होगा जो भी हम पढ़ने वाले, ठीक। और तुम्हें विशेष तौर पर यह सब बातें याद रखनी कि सरकार इस बार जो 2022-23 का बजट था, उसके अंदर उसका सेम चार्ट है, उसका 2022-23 का सेम चार्ट समझाया मैंने तुम्हें। सरकार वास्तव में, सरकार के पास ना 37% पैसा, सरकार हमारी 37% घाटे पे चल रही, ये जो बजट है ना 37% घाटे का बजट है, सरकार को 100 पैसे खर्च करने थे हम पर, 63 पैसे उसकी खुद की कमाई है, सरकार की खुद की कमाई इतनी पर्याप्त नहीं है कि भारत के खर्चे पूरा कर सके। समझ में आया बात, या 37 पैसे सरकार बाहर से लेकर आती है, इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। समझ में आया बात, या ठीक। उधारीकरण, लेकिन तुम देखना बेस्ट क्या होगा इसमें, नंबर फर्स्ट एक उधारीकरण, नंबर 2 विनिवेश, उधारीकरण और ये क्या है विनिवेश, तुम बताना तो बेस्ट क्या होगा, ठीक। उधारीकरण, तो एक तो तरीका हो सके बाजार से उधार लेकर आओ, ध्यान से सुनना चाहिए, मुझे 37 पैसे चाहिए, ठीक। अब सरकार की मजबूरी बन चुकी, तुम बताना क्या होगा इसमें, आंसर किसका क्या होगा, सरकार को पैसा चाहिए, तो नंबर फर्स्ट हो सके वो बाहर से लेगा,
ठीक। और बाहर से कहाँ से लेगा वो, उसे उदारीकरण बोल लेंगे। और दूसरा तरीका हो सके जो उसके पास संपत्ति पड़ी हुई उसे बेच दे। सरकार कर रही है काम। सरकार ने क्या कहा, मैं रेलवे प्राइवेट करूंगी, जो करना कर लो। सरकार बैंक प्राइवेट करूंगी, जो करना कर लो। प्राइवेट करने का मतलब पता क्या है, उनके पास जो संपत्ति रोड था ना, लीज पे दे दिया, पट्टे पे दे दिया, कुछ सालों के लिए छोड़ दिया, मोनेटाइज कर दिया उसे, जाओ ले जाओ उठा कर। 10 साल तक स्टेशन तुम्हारे पास जाएगा, ये रूडी का रेलवे स्टेशन तुम ही रख लो ऐसा। ऐसा समझ में, सुबह सुबह जाओगे ना तुम, तड़क तड़क वहां फर फर हवा चल रही होगी, और शांति सुननी सुनने खड़े होकर चाय पी रहे होगे तुम वहां से। ऐसा मौसम हो, बड़ा सुहाना मौसम हो। क्यों? प्राइवेट सुविधा देता ना, प्राइवेट सुविधा देता है वहां। बात समझ में आई? लस्सी पी सकते हो तुम वहां खड़े हो। ठंड में लस्सी पीते हैं क्या? चले बाद, अच्छा चलो कोई बात नहीं। सरकार ने कहा हम बेचेंगे 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 बेचेंगे। सरकार ने कहा सुनो अडानी जी, ये अडानी जी है, ये एयरपोर्ट खरीद देंगे हमारे। इनके आए ठाए एयरपोर्ट ही ने बेच दिए। ये हो रहा है विनिवेश। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। बेचा नहीं, विनिवेश करा। ऐसा समझ, कुछ दूसरे निजी कंपनी को बढ़ावा दे दिया। समझ, अब तुम संभालो सर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। समझ में आ बात है? साफ कहना, विनिवेश का मतलब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। समझ में आई बात? ये प्राइवेट, जैसे ये हॉस्पिटल था ना, अच्छा बेचल कंपनी है, इसके वर्कर तमीज तक काम नहीं करते, 60,000 की तनख्वाह लेते हैं। बुलाई भारत कंपनी, बेटा एक काम करो, आगे बाद घर जाना। समझ में आ बात है? सरकार तुम्हारी आते विदाई हो रही, ठीक है, आज तो तुम्हारी विदाई हो रही, क्यों विदाई हो रही? इसलिए विदाई हो रही, अब यहाँ निजी कंपनी काम करेगी, अच्छा काम करो, 10,000 में काम करवाएंगे, 60,000 नहीं देने तुम्हें। समझ में आ बात? इसे क्या मोनेटाइज करना, इसे बोलते निजी कर देना, नहीं कर देना, लीज पे दे देना, पट्टे पे दे देना, किराए पर दे देना, अपनी संपत्ति को बेच देना और वहां तक पैसा प्राप्त करना, और पैसा प्राप्त करके यहाँ घाटा इस्तेमाल करना। एक तरीका हो सके सरकार का कि निवेश, विनिवेश कर लो। ऐसा समझ, रोड है ना, जो रोड जा रहा हैदराबाद वाला है, जो तुम्हारे आसपास का, बेच दो सर 10 साल के लिए। जो पैसा भी लगा ना सरकार को, सरकार घाटा पूरा हो जाएगा। 37 पैसे इसमें चल जाएगा, मजा आ जाएगा। सरकार को बहुत पैसा कमा रही सरकार विनिवेश को। मुझे तो हैरानी जब हुई जब सरकार ने विनिवेश मंत्रालय बना दिया। कितनी सीरियस है बेचने के मामले में, सच में सोच सकते हो तुम। सरकार ने विनिवेश मंत्रालय बना दिया। चुप हो जाओ। और ये काम पता कब शुरू हुआ था? 1991 के बाद ही शुरू हो गया था। हाँ, और आज तक चले रहा है। और मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने तो नुगाड़ दी, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। इन्होंने विनिवेश मंत्रालय बढ़ाने का इतना बढ़ावा दे दिया, इतना बढ़ावा दे दिया, जो सरकारी बचाता कुछ था वो भी प्राइवेट ही कर दिया सारा। बेचो, दबा के बेचो। एक जगह नजर थी नहीं, LIC थी ना, LIC वो सरकारी कंपनी थी, जीवन बीमा निगम, उसमें भी प्राइवेट को बढ़ा दिया। उनको जाओ इसके शेयर खरीद दो, मजा आओ, शेयर मार्केट में लिस्टेड आ जाओ, इसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसका कुछ हिस्सा उसके शेयर बेच दिए। इतना पैसा बेचते 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 हैं आगे। ठीक। दूसरा एक तो तरीका हो सका 37 पैसे मैनेज करने के लिए विनिवेश करो। दूसरा तरीका हो सकता उधार लेकर आओ। उधार कहां से लेगा ना? बाजार से, RBI से, लोक निधि के पैसे का इस्तेमाल करना। तो मुझे बता दो कि जो सरकार होगी, ध्यान तो सुनना, जो सरकार होगी, सरकार के लिए क्या बेहतर है, उधारीकरण की विनिवेश? दोनों में एक चूज कर लो। तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम सरकार हो तो तुम क्या करोगे? सरकारी जगह होते, सरकार बनना इतना आसान बात नहीं है। उधार लेकर आओगे, बाजार से उधार लेकर आओगे, फ्रॉम RBI, लोक निधि या विनिवेश? एक चूज करना, तुम दोनों में से कौन सा चूज करना चाह रहे हो? ऐसे समझ, उधारीकरण बेहतर है कि विनिवेश बेहतर है? विनिवेश। कम से कम कर्जा तो नहीं चढ़ रहा इसका, कम से कम उसका ब्याज तो नहीं देना पड़ने का। ऐसे समझ। तो इसका सुन, तो ध्यान दे। तो कितने बच्चे ने कह रहे कि उधारीकरण, कितने बच्चे ने कह रहे विनिवेश? उधारीकरण वाले हाथ खड़ा कर लो, उधारीकरण वाले हाथ खड़ा कर लो, जो उधारीकरण। विनिवेश वाले हाथ खड़ा कर लो, विनिवेश वाले, विनिवेश। तो इसका आंसर होगा कोई भी नहीं। ऐसा समझो। तो भाई कर्जा तो कर्जा ही हो। कर्ज गांव की भाषा में कहा जा, कर्ज मर्ज हो। गांव की भाषा में समझाया, कर्ज मर्ज हो। कर्ज तो किसी का 2 पैसे का भी, वो भी खराब हो, समस्या खड़ी। अपनी टैक्सेशन प्रणाली में सुधार करो ना, वहां करो सुधार। तुम क्यों दूसरों के सामने हाथ फैला रहे? अपने भीतर सुधार करो। ये भारत सरकार का हाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नहीं सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। कल मैं तुम्हें समझाऊंगा, देखो कल मैं तुम्हें समझाऊंगा कि भारत सरकार ने ये पैसे कहां से मैनेज करे। बाजार से उधारीकरण यहां से स्टार्ट करूंगा कल मैं, ये स्टार्ट करूंगा फ्रॉम RBI कि RBI ना, RBI तो पैसे किससे ले गए, कल यहां से स्टार्ट करूंगा, अपनी बात प्रारंभ करूंगा मैं। समझ में आ बात? कि RBI तो पैसे ले गए, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। RBI कैसे भारत सरकार को मैनेज पैसा करके देती थी, ये बहुत जरूरी है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कल स्टार्ट करता हूँ।